नमस्ते। आज के इस बेहद खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सीधे बात करने वाले हैं भारत के 2026 के बजट के बारे में। जी हाँ, उन भारी भरकम आंकड़ों की असल सच्चाई को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि डेटा और हमारी उम्मीदों के बीच आखिर कितना फासला है। बजट के नंबर्स अक्सर बहुत उलझाने वाले लगते हैं, लेकिन हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ये बड़े बड़े आंकड़े असल में हमारी घरेलू बचत और देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर क्या असर डालते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे नंबर्स पर आते हैं। आज की इस चर्चा का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले बजट 2026 की बड़ी तस्वीर, फिर देखेंगे मिडिल क्लास टैक्स पेयर पर इसका असर, उसके बाद सेक्टर आवंटन बनाम जीडीपी, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन, और आखिर में भविष्य के जोखिम जैसे एआई और व्यापार। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, बजट 2026 द बिग पिक्चर। हमारी अपनी जेबों पर बात करने से पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि इस राष्ट्रीय बजट का पैमाना आखिर कितना विशाल है। 53.74 लाख करोड़। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। 2026-27 के लिए सरकार का कुल खर्च यही अनुमानित है। पिछले साल के अनुमान की तुलना में इस कुल खर्च में 5.57% का इजाफा हुआ है। जाहिर है ये एक बहुत बड़ा बजट है जो पूरे देश की दिशा तय करता है। और ये चार्ट इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता है कि ये सारा पैसा आखिर आ कहां से रहा है। अगर हम सरकारी रेवेन्यू के स्रोतों को देखें तो 24% उधारी से आता है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि अब इंडिविजुअल इनकम टैक्स 21% के साथ कॉर्पोरेट टैक्स से आगे निकल चुका है, जो कि अब सिर्फ 18% पर सिमट गया है। और हाँ, जीएसटी और अन्य कर मिलकर 37% का योगदान देते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे आम जनता की जेब से आ रहा है। यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पे, मिडिल क्लास टैक्स पेयर इम्पैक्ट। इन विशाल आंकड़ों को देखने के बाद ये समझना लाजमी है कि इतने बड़े रेवेन्यू कलेक्शन का सीधा असर हमारी डिस्पोजेबल इनकम पर कैसे पड़ता है। इस ऐतिहासिक बदलाव पर जरा गौर कीजिए। एक समय था जब कंपनियां और आम लोग लगभग बराबर टैक्स देते थे, लेकिन आज की सच्चाई क्या है? इनकम टैक्स और जीएसटी मिलकर सरकारी खजाने में पूरे 36% का भारी योगदान दे रहे हैं, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स का हिस्सा सिर्फ 18% है। यह बहुत ही साफ तौर पर दिखाता है कि टैक्स का जो बोझ कभी कंपनियों पर था वो अब खिसक कर सीधे आम करदाता के कंधों पर आ गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस भारी योगदान के बदले टैक्स पेयर्स को कोई राहत मिली? इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी कोई डायरेक्ट राहत नहीं। हालांकि कंप्लायंस को थोड़ा आसान बनाने के लिए कुछ कदम जरूर उठाए गए हैं, जैसे रिवाइज्ड रिटर्न की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है, कुछ छोटे अपराधों को डीक्रिमिनलाइज किया गया है और अप्रैल 2026 से एक नया आईटी एक्ट लागू करने की बात है। मार्केट इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो वहां भी इसका बहुत सीधा और तीखा असर दिखा है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है, और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर इसे 0.1% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। और आपको पता है इसका नतीजा क्या हुआ? बजट पेश होने के ठीक बाद सेंसेक्स में 2800 अंकों की भारी गिरावट दर्ज की गई। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, सेक्टर आवंटन बनाम जीडीपी। चलिए मैक्रो लेवल पर देखते हैं कि सरकार आम जनता से इकट्ठा किए गए इस भारी टैक्स रेवेन्यू को आखिर खर्च कहां कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में 1.39 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और 5 नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप की बात कही गई है। सुनने में काफी अच्छा लगता है ना? लेकिन रुकिए, जब हम इसकी तुलना जीडीपी के प्रतिशत से करते हैं तो असली तस्वीर सामने आती है। कोठारी आयोग जैसी ऐतिहासिक सिफारिशों में शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने की बात कही गई थी, लेकिन असल खर्च आज भी 3% से काफी नीचे है। और इसका असर, पिछले 10 सालों में 90,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। यह फंडिंग गैप का एक बहुत ही गंभीर और जमीनी प्रभाव है। बिल्कुल यही कहानी हेल्थ केयर सेक्टर की भी है। 5 नए रीजनल मेडिकल हब और 1.05 लाख करोड़ रुपए का आवंटन, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की 5% की सिफारिश के मुकाबले भारत का स्वास्थ्य पर खर्च जीडीपी के सिर्फ 2% के आसपास ही अटका हुआ है। ये डेटा हमें बार बार याद दिलाता है कि बड़े ऐलानों और असल जमीनी फंडिंग के बीच अभी भी एक बहुत बड़ी खाई है। आगे चलते हैं सेक्शन 4 पर, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन। यहां हमें राजनीतिक ऐलानों और असल आंकड़ों के बीच का सबसे बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है।
बजट भाषण में ये बहुत ही शानदार बयान दिया गया था, शहरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और साथ हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करना। ये घोषणाएं निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर शहरी विकास की एक बहुत ही भव्य तस्वीर पेश करती हैं। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सच में चौंकाने वाला है। इन भव्य घोषणाओं के बावजूद शहरी विकास के लिए जो वास्तविक फंड आवंटन हुआ है वो पिछले साल के मुकाबले 11.6% घट गया है। जी हां, घटकर 855.22 अरब रुपए रह गया है। ये साफ दिखाता है कि विकास की बातों और उसे पूरा करने के लिए दिए गए पैसों में बिल्कुल भी तालमेल नहीं है। और प्रदूषण के मामले में तो ये डेटा और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। 2024-25 में प्रदूषण से निपटने के लिए 8.5 अरब बांटे गए थे, लेकिन पता है असल में खर्च कितना हुआ? सिर्फ 16 करोड़ रुपए। मतलब आवंटित धन का 2% से भी कम हिस्सा इस्तेमाल किया गया। ये फंड होने और इसके वास्तविक उपयोग के बीच का एक बहुत ही निराशाजनक सच है। अब बात करते हैं उस संकट की जो हम सबको पता है, बेरोजगारी। हर साल 10 से 12 मिलियन युवा जॉब मार्केट में आते हैं। सरकार ने रोजगार बढ़ाने के लिए कई इनडायरेक्ट तरीके निकाले हैं। 7 रणनीतिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, मेगा टेक्सटाइल पार्क और एमएसएमई के लिए 100 अरब रुपए का फंड। लेकिन सबसे अहम चीज जो यहां मिसिंग है वो है इन लाखों युवाओं के लिए डायरेक्ट जॉब क्रिएशन का कोई भी स्पष्ट टारगेट। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5, भविष्य के जोखिम, एआई और व्यापार। चलिए देखते हैं कि ये बजट देश को वैश्विक उथल-पुथल जैसे सप्लाई चेन के मुद्दों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कैसे तैयार कर रहा है। वैश्विक व्यापार को सुरक्षित करने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए 400 अरब दिए गए हैं। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ड्यूटी में रियायतें दी गई हैं। और सबसे बड़ी बात, विदेशी डेटा सेंटर्स को आकर्षित करने के लिए पूरे 20 साल की टैक्स छूट की पेशकश की गई है। 20 साल की टैक्स छूट सुनना बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन अहम पॉइंट यह है कि बड़े पैमाने पर एआई डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए बेतहाशा ऊर्जा और पानी की जरूरत होती है। तो एक बहुत ही वाजिब और डेटा आधारित सवाल उठता है कि क्या विदेशी डेटा सेंटर्स को बुलाने का ये कदम हमारे पर्यावरण और हमारे सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर एक बहुत भारी बोझ नहीं बन जाएगा? ये सारे आंकड़े हमें आखिर में एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। क्या ये बजट एक आम इंसान को एआई और ट्रेड वॉर्स जैसी वैश्विक चुनौतियों के लिए वाकई तैयार करता है? जो डेटा पैटर्न हमने आज डिकोड किए, चाहे वो आम आदमी पर बढ़ता टैक्स का बोझ हो या शिक्षा और स्वास्थ्य में फंडिंग की कमी, क्या ये हमारे वित्तीय और पर्यावरणीय भविष्य को सच में सुरक्षित कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब हम सभी को मिलकर सोचना होगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।